जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे राम रहीम की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आयकर विभाग की टीम डेरे की संपत्ति की जांच में जुटी है, तो दूसरी ओर एसआईटी ने एमएसजी कंपनी के सीईओ सीपी अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अरोड़ा की गिरफ्तारी से 25 अगस्त को पंचकुला में हुई हिंसा को लेकर भी कई राज उजागर हो सकते हैं। सलाखों के पीछे राम रहीम, अब डेरा पर सर्च का घेरा। आयकर विभाग ने कसा शिकंजा। रोहतक से आई इनकम टैक्स की टीम ने डेरे की करोड़ों की संपत्ति पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर आयकर विभाग की टीम रोहतक से सिरसा पहुंच चुकी है। असिस्टेंट डायरेक्टर दाताराम की अगुवाई में 7 सदस्यीय टीम ने डेरे पर घेरा डाल दिया है और सीजीएम कोर्ट में संपत्ति की जांच के लिए अर्जी लगाई है। डेरे के सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ कागजातों को हरियाणा आयकर विभाग एक बार फिर जांचना चाहता है और उसके लिए उसने सिरसा के सीजीएम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। इस पर सुनवाई करते हुए सीजीएम कोर्ट ने मामले को 21 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया है। अब देखना होगा जब 21 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होती है तो क्या सीजीएम कोर्ट उन कागजातों को दोबारा जांचने का आदेश देती है या फिर नहीं। बताया जा रहा है कि टीम ने डेरे के सर्च अभियान के दौरान मिले कागजों की जांच के लिए इजाजत मांगी थी। आयकर विभाग को सर्च अभियान के दौरान जब्त कागजों से ही डेरे की आय की जांच करनी है। डेरा के संबंध में श्री दाताराम IRS आए हुए हैं, थाना सिटी में आए हुए हैं। तो ये कुछ हमने क्या नाम सामान कब्जे में लिया था डेरे से संबंधित, तो वो उसकी वो क्या नाम है वो कलोन लेना चाहते हैं। तो वो उसमें ये स्टडी करना चाहते हैं कि ये उनसे संबंधित हैं या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हरियाणा पुलिस को डेरा सच्चा सौदा से जब्त किए एक बैग में 2 पासपोर्ट भी मिले हैं, जिसमें से एक पासपोर्ट जाली बताया जा रहा है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या जाली पासपोर्ट के सहारे ही राम रहीम को भगाने की तैयारी की गई थी। एक और डेरे पर जांच का घेरा तंग होता जा रहा है। दूसरी ओर एसआईटी की टीम ने एमएसजी कंपनी के सीईओ सीपी अरोड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया है। अरोड़ा सिरसा का ही रहने वाला है और बताया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी 25 अगस्त को पंचकुला में हुई हिंसा के सिलसिले में एक बड़ी कामयाबी है। सिरसा में राम रहीम और डेरा पर शिकंजा कसता जा रहा है तो भटिंडा में पुलिस को 2 बड़ी कामयाबी मिली है। राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत को छुपाने वाले चरणजीत और गुरमीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंसा का आरोपी गोपाल बंसल भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। बंसल डेरा प्रबंधन की 45 सदस्यीय कमेटी का सदस्य है। उसे राजस्थान के हनुमानगढ़ से पकड़ा गया। 25 अगस्त पंचकुला हिंसा को लेकर एसआईटी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डेरे के एमएसजी विंग के सीईओ को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हनीप्रीत को छुपाने को लेकर भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं गुरमीत राम रहीम के 2 पासपोर्ट पुलिस को हाथ लगे हैं, जिसमें से एक पासपोर्ट को नकली बताया जा रहा है। आए दिन हिंसा और डेरे से संबंधित कई जानकारियां बाहर निकल कर आ रही हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ नई गिरफ्तारियां होती हैं और क्या कुछ नई जानकारियां जो बाहर निकल कर आती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, पंचकुला। उधर लुधियाना में आरएसएस की एक कार्यकर्ता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की ये वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। अब तक हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हत्यारे सुबह से आरएसएस कार्यकर्ता के घर के बाहर लगातार चक्कर काट रहे थे, एक तरह से रेकी कर रहे थे। पुलिस सीसीटीवी से सुराग जरूर खंगाल रही है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने इस घटना को लेकर पंजाब सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। लुधियाना में आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या, 60 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में दिखे गोली मारने वाले हत्यारे। 60 साल के आरएसएस कार्यकर्ता रविंदर गोसाई को गोली किसने मारी? ये सवाल न केवल पंजाब पुलिस के लिए पेचीदा है, बल्कि इस घटना ने पंजाब में कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में भी ला खड़ा किया है। 60 साल के बुजुर्ग रविंदर गोसाई सुबह शाखा लगाकर घर लौटे थे। उनकी गोद में करीब 3 साल की पोती भी थी। घर के बाहर वो स्ट्रीट डॉग्स को दूध दे रहे थे। उसी दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन पर गोलियों से हमला कर दिया। रविंदर गोसाई को एक गोली गर्दन पर लगी और दूसरी गोली पीठ पर लगी। खबरों के मुताबिक रविंदर गोसाई की मौके पर ही मौत हो गई और हमलावर मौके से फरार हो गए। पता नहीं लगे सर, बाइक तो एड्डी तेज निकले ना हो। सीसीटीवी आ गई फुटेज उन्होंने मोड़ने से दोनों 2 जने से, एक ने चेक जल्द पाई थी, पल्सर बाइक है। आरएसएस कार्यकर्ता रविंदर गोसाई को गोली किसने मारी, ये बात अब तक सामने नहीं आ सकी है।
लेकिन इस बीच पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा है, जिसमें आरोपी रुमाल से मुंह बांधे हुए बाइक से फरार होते नजर आ रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों में ना तो हमलावरों का चेहरा दिख रहा है और न ही बाइक का नंबर नजर आ रहा है। पुलिस का दावा है कि इन्हीं लोगों ने संघ के कार्यकर्ता रविंदर गोसाई को गोली मारी है। ऐसे में पुलिस के सामने यही तस्वीरें सबसे बड़ा सुराग है, जिसको खंगाल कर पुलिस हत्यारों तक पहुंचना चाहती है। रविंदर गोसाई जो कि आरएसएस शाखा से आ रहे थे, तो जब घर पहुंचे तो 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने उनको घर एंटर करने से जस्ट पहले गोली मारी और उनकी डेथ हो गई। हम मौके पर पहुंच गए और इसमें अभी अगली कार्रवाई करेंगे। लुधियाना में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है। कहा जा रहा है कि इससे पहले भी 2 बार संघ के कार्यकर्ताओं पर हमले हो चुके हैं। इस संघ की ये तीसरी शाखा पर हमला है। इससे पहले जनकपुरी शाखा में हुआ, वहाँ एक नकाबपोश ऐसे सुबह शाखा पे आया, हमारे कार्यकर्ता ने इसको गिरा लिया। उसके बाद कुंदनपुरी शाखा में ऐसा हुआ, वहाँ भी 2 नकाबपोश आए, तब के कमिश्नर साहब को बताया गया था। तीसरा इंसिडेंट, उसमें दोनों जगह कोई हत्या नहीं हुई, लेकिन तीसरा स्थान ये हुआ है। ऐसे में अब इस घटना को लेकर सियासी घमासान भी मच गया है। बीजेपी और संघ ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के लोग जब हुकूमत में आते हैं तो वहाँ अपराध बढ़ता है, और संघ के एक स्वयंसेवक की हत्या हुई है, ये बहुत दुखद है। राष्ट्र विरोधी ताकतें संघ को निशाना बना रही हैं, जिसका एकमात्र कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय राष्ट्रवाद के संवर्धन के लिए जिस प्रकार काम कर रहा है, वह उन्हें हजम नहीं हो रहा है। उनका अपना अस्तित्व खतरे में है। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश के लिए पंजाब पुलिस ने विशेष टीम का भी गठन कर दिया है। पुलिस आरएसएस के लोगों से पूछताछ भी कर रही है। साथ ही इस मर्डर केस की वजहों का भी पता लगाया जा रहा है। टी न्यूज़ नेशन। और अब एक ऐसी खबर जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। ऑनलाइन शॉपिंग आज शौक नहीं बल्कि जरूरत बन गई है, लेकिन इसके लिए हमें बेहद सतर्क रहने की भी जरूरत है। इंदौर पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है जो चुराए गए क्रेडिट कार्ड के डेटा से कई लोगों को लाखों की चौपट लगा चुका है। इस गिरोह के तार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इंदौर से ये क्राइम रिपोर्ट। 1 2 3 4 गिनते जाइए इन नकली क्रेडिट कार्ड्स को, देखते जाइए। ये फर्जी आधार और पैन कार्ड, ये किसी का भी हो सकता है, आपका भी और हमारा भी। कहीं ऐसा ही कोई कार्ड आपको चूना ना लगा दे, कहीं ऐसा ही कोई डाटा आपको कंगाल ना बना दे, क्योंकि इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आए ये 2 शातिर अपराधी इन्हीं चुराए गए डाटा के जरिए कईयों को चपत लगा चुके हैं। जालसाजी के इस खेल का पाकिस्तान कनेक्शन भी बताएंगे, लेकिन पहले इन दोनों की करतूत जान लीजिए। राम कुमार पिल्लई और राम कुमार नाडर पढ़े लिखे लेकिन जुर्म की दुनिया के पेशेवर खिलाड़ी। एक के पास MBA की डिग्री है, दूसरा कॉमर्स का ग्रेजुएट है, लेकिन दोनों ने जुर्म को बना लिया अपना पेशा। आरोप है कि दोनों ने 17 क्रेडिट कार्ड के जरिए 15 से 20 लाख रुपए तक की ठगी की है। ये गिरोह ऑनलाइन चुराए गए डाटा खरीदकर लोगों को चपत लगाता था और हाल ही में इन्होंने जय किशन गुप्ता नाम के शख्स के क्रेडिट कार्ड से 72,000 की शॉपिंग की। पुलिस ने जब इस ठगी की पड़ताल शुरू की तो पूरा खेल खुलकर सामने आ गया। उस ट्रांजैक्शन में एयर टिकटिंग और महंगे परिधान ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती हैं उनसे खरीदे गए थे। इसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। राज्य साइबर सेल द्वारा 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, एक राम प्रसाद नाडर और एक राम कुमार पिल्लई। ठगी कहें, लूट कहें या जालसाजी, पूरे खेल को समझने के लिए आपको डार्क नेट का चक्कर समझना होगा। दरअसल डार्क नेट इंटरनेट की दुनिया का वो वर्चुअल वर्ल्ड है जहां अवैध हथियार, देह व्यापार और ड्रग्स का धंधा फलता फूलता है। इन वेबसाइट्स पर कुछ अवैध कंपनियां आपका डाटा चुराकर 10 से 12 डॉलर में बेच देती है और इसी चुराए गए डाटा को खरीदकर ये लोगों से ठगी कर रहे थे। जो विदेशी अवैध ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जहां पर क्रेडिट कार्ड का डाटा बेचा जाता है, बेचा खरीदा जाता है, वहां से ये खरीदते थे। 8 डॉलर से 12 डॉलर के बीच में ये डाटा बेचा जाता था और उस खरीदे हुए चोरी के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स के माध्यम से फिर ये ऐसी वेबसाइट्स या ऐसे शॉप्स पे, ऑनलाइन शॉप्स पे जाते थे जहां पर OTP की आवश्यकता नहीं होती और फिर उन क्रेडिट कार्ड और या उन डेबिट कार्ड के माध्यम से ये लाखों की खरीदी कर लेते। शुरुआती जांच में पता चला कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाला शेख अफजल है। अफजल ने ही राम प्रसाद नाडर को डार्क नेट के जरिए ठगी के गुर सिखाए। देखिए, जो डार्क नेट है, डार्क वेब होता है, उसमें जो राम प्रसाद नाडर है, इसकी मुलाकात शोजी और शेख असलम से हुई थी
और शेख असलम इसको शुरुआत में सस्ते एयर टिकट्स उपलब्ध कराना काम करता था और बाद में शोजी ने ही इसको एक अकाउंट उपलब्ध कराया जिसके माध्यम से ये जो वेबसाइट है उस पर जो चुराया हुआ डाटा पड़ा रहता है उसको खरीदने लगा और उसके माध्यम से स्वयं भी बुकिंग करने लगा। पुलिस अब इस गिरोह की कमर तोड़ने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस इस गिरोह के एक और शातिर अपराधी की तलाश में है जो जबलपुर का रहने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात उस आधार की जिसे सरकार हर चीज के साथ लिंक करना चाह रही है ताकि आपकी हमारी जिंदगी आसान हो सके और हम तक हमारा हक सही तरीके से पहुंच सके। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि क्या आधार कार्ड किसी की मौत का आधार बन सकता है? अजीब लगेगा लेकिन हुआ है ऐसा। झारखंड के सिमडेगा में एक मां अपनी 11 साल की बेटी की मौत की वजह कुछ ऐसी ही बता रही है। मां का आरोप है कि उसका राशन कार्ड आधार से लिंक न होने की वजह से राशन देने से इनकार कर दिया गया, जिसकी वजह से उसकी बेटी की जान चली गई। इस खबर के आने के बाद झारखंड से लेकर दिल्ली तक सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार ने जांच के आदेश बैठा दिए हैं। लेकिन ये रूह को कपा देने वाली घटना है झारखंड के सिमडेगा से कि इस मां को राशन नहीं मिल सका, उसकी वजह से भूख के चलते इसकी बच्ची ने दम तोड़ दिया, ऐसा ये आरोप लगा रही है। लेकिन इनकी मुफलिसी तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। अगर यहाँ ऐसा कटा है तो मैं तो कल ही इसका आदेश दूंगा कि इसकी विशेष जानकारी कराइए, आप इंक्वायरी कराइए। और दूसरे कि मैंने अपने यहाँ से ये आदेश दिया है सचिव को कि हमारे यहाँ कितने ऐसे राशन कार्ड काट दिए गए हैं जो जिनके पास आधार कार्ड नहीं था और ये कारण था राशन कार्ड को काट देने का, बंद कर देने का, डिलीट कर देने का। नहीं, सिमडेगा ही नहीं, आपने देखा होगा कि मैंने तो पिछले दिनों कहा भी था कि बार बार इस बात को मैं दोहराता रहा हूँ कि भाई इस राज्य में सरकार नाकामी को भी अपनी उपलब्धियों में सरकार गिना रही है। अगर आपने 22 तारीख का अखबार देखे होंगे तो सभी समाचार पत्रों में सरकार ने 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज का विज्ञापन दिया और उसमें सरकार ने छपा है कि 11 लाख राशन कार्ड झारखंड में रद्द कर दी गई और इसको उन्होंने फर्जी घोषित किया। उधर वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर महाराष्ट्र में स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। 17,000 बसों वाले स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दिवाली के मौके पर हो रही इस हड़ताल से लाजमी है लोगों की परेशानी का बढ़ जाना। दिवाली के मौके पर महाराष्ट्र ठप है क्योंकि राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी सोमवार की आधी रात से हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारी वेतन भत्तों में बढ़ोतरी और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग कर रहे हैं। आज धनतेरस का दिन है और दिवाली के 2 दिन पहले जहां मुंबई से लोग अपने गांव की तरफ जाने की कोशिश में थे दिवाली मनाने के लिए, तो वहीं MSRTC ने जो है वो स्ट्राइक कर दिया है। यानी कि महाराष्ट्र के जो तमाम जो बसेस हैं जो मुंबई से और पुणे से और तमाम महाराष्ट्र में जो बसें चलते हैं उनका आज स्ट्राइक हो गया है और इसी वजह से लोगों की जो समस्या है वो बढ़ गई है। लोग अपने गाँव, अपने घरों में जो है वो नहीं जा पाएंगे दिवाली मनाने। दिवाली के मौके पर हो रही हड़ताल की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई समेत कई बड़े शहरों में लोग बस पकड़ने के लिए भटकते रहे। स्ट्राइक हो गया हमको मालूम नहीं था, इसके लिए अभी जाने के लिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है। गाड़ी तो चालू नहीं हो सकता है। अभी क्या सोच रहे हैं? अभी सोचे कि ट्रेन से जाने का, ट्रेन पे भी चालू है क्या नहीं मालूम नहीं। सारे उनके ऑफिसेस को लॉक लगा हुआ है और देयर इज नो वन टू आंसर अस। और हमको बस बोला गया था कि आपको मैंने ऑनलाइन बुकिंग किया था तो वो बोले हैं कि आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। मैंने सडनली देखा कि सभी बसेस बंद है तो इसलिए मैंने बहुत देर तक देखा कि कुछ ऑप्शन निकल सकता है क्या। फिर उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया जो प्राइवेट वाले लोग हैं उनके लिए, तो देखा तो उनके जो रेट है नॉर्मली 250 तक रहते तो आज 1000 तक गए हैं। तो इसकी वजह से स्टूडेंट तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। परिवहन कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उनके वेतन में 25% की बढ़ोतरी कर फौरी राहत दे। साथ ही परिवहन निगम के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत वेतनमान निर्धारण की डिमांड भी कर रहे हैं।
हमने 60 दिन पहले प्रशासन को सबकी नोटिस दी, उसके बाद प्रशासन ने और सरकार ने कि खुद ये परिवहन मंत्री ने कुछ भी काम किया नहीं हमारे वास्ते, और उन्होंने हमारे पगार बढ़ाने के बजाय वो आंगनवाड़ी के सेविकाओं के पगार बढ़ाने जाते हैं, तो इष्ट कामगारों का पगार बढ़ाने की फुर्सत नहीं है क्या उनको? तो हमने उनको बहुत दिन दिए मगर उन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं। वहीं राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रायते ने ट्रांसपोर्ट कर्मियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। उनकी जायज मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दिया है। मैं आज भी कामगारों को ये कहता हूँ कि आप वापस आ जाओ और आपका हक जो है हम देने के लिए तैयार है। ये 7वां वेतन आयोग अभी जो मिलने वाला नहीं, उसके पीछे भाग के कुछ होने वाला नहीं है, ये उनको भी मालूम है, कामगारों को भी मालूम है, लेकिन अभी ये जिद की हो गई है। पूरे महाराष्ट्र में राज्य परिवहन की 17,000 से ज्यादा बसें चलती हैं, जिनमें करीब 65 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं। दिवाली में ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो यात्रियों के लिए हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और आज धनतेरस के मौके पर देश भर में बाजार सजे नजर आए हैं। साथ ही बाजारों में खासी भीड़ देखने को मिली है। हर किसी ने धनतेरस पर खरीदारी की। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां लोगों में धनतेरस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। ऐसा ही माहौल भुवनेश्वर में भी देखने को मिला। लखनऊ में बात करें तो वहां भी लोगों ने धनवंतरी और कुबेर को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने हिसाब से जो भी बन पड़ा, अपनी जेब के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से उन्होंने खरीदारी की। किसी ने चांदी खरीदे, किसी ने स्टील, किसी ने तांबा, किसी ने झाड़ू, तो किसी ने सोने के आभूषण। एक अच्छी खासी तादाद जो है ज्वेलर्स की दुकान पर लोगों की देखने को मिली। तो आपने दिल्ली, भुवनेश्वर, लखनऊ की तस्वीरें देखी और पटना में कैसे बाजार में धनतेरस के मौके पर सोने चांदी खरीदने के लिए और साथ ही साथ झाड़ू खरीदने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा गया। आइए दिखाते हैं रजनीश सिन्हा की पटना से ये रिपोर्ट। शाम होते ही धनतेरस के बाजार की रौनक बढ़ गई है। हर कोई घर से बाहर निकला है। दिन खास होता है और ऐसे में खरीदारी खास होती है, चाहे वो पूजा का सामान हो, घर के बर्तन हो या फिर घर की सफाई के लिए विशेष करके आज के दिन खरीदे जाने वाला झाड़ू। जी हाँ, इसकी अपनी एक महत्वता होती है और आपको हम दिखाते हैं तस्वीर बाजार के रौनक की। किस तरीके से लोग घर से बाहर आज के दिन निकलते हैं, बड़ी संख्या में खरीदारी करते हैं। आज के दिन आप लोग खास करके खरीदती हैं? हाँ, खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही हम लोग बोला गया है कि मतलब धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य के लेना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी होती है, इसीलिए। और बर्तन की भी खरीदारी? हाँ, बर्तन के लिए बहुत जो जितना शक्ति होता है उतना आदमी खरीदता ही है। उतना खरीदता है। और देखिए, बर्तन आपने ज्वेलरी खरीदते तो लोगों को देखा होगा, लेकिन पटना में और झाड़ू खरीदने की भी होती है। और ये अपने आप में दीपावली के मौके पर धनतेरस के दिन खास खरीदारी होती है, जहाँ लोग आज के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ भी खरीदते हैं, बर्तन भी खरीदते हैं और साथ में झाड़ू की खरीदारी भी होती है। तो धनतेरस का बाजार पूरी तरह से सज कर तैयार है। जिसकी जितनी क्षमता उस अनुसार गणेश लक्ष्मी की पूजा की तैयारी जोरों पर। धनतेरस का दिन और धनतेरस के दिन बढ़ी हुई पटना के बाजार की रौनक। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। और धनतेरस के इस मौके पर लग रहा है कि पूरी की पूरी दिल्ली भी सड़कों पर उतर आई है। कहीं पार्टीज चल रही हैं दिवाली से पहले की, तो कोई खरीदारी में व्यस्त है और कोई अपने घर जा रहा है। तो दिल्ली की सड़कें इस वक्त आप देख सकते हैं बिल्कुल एक तरह से चौको ब्लॉक हो गई हैं। जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के किसी भी इलाके में चले जाइए आप, एनसीआर रीजन जो है खासतौर से वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। यानी कि दिल्ली से जो आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो अपने घर की तरफ निकल रहे हैं, तो वहाँ भीड़ देखी जा रही है। और साथ ही आप गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे, वहाँ भी ट्रैफिक जाम की स्थिति है। मॉल्स के किनारे जो पूरी रोड्स पड़ती हैं वो पूरी तरह से इस वक्त चौको ब्लॉक है। चलिए, अगर जाम से परेशान हो रहे हो तो उन लोगों को याद मत करना भूलिएगा जो इस वक्त स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस ड्राइव कर रहे हैं, जो ऑटो चालक हैं या फिर जो आपकी टैक्सीज ड्राइव कर रहे हैं या फिर जो इस ट्रैफिक को नियंत्रण कर रहे हैं। त्यौहार उनका भी है, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।